हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं अपनी पीएसआईआर ऑप्शनल की डिस्कशन को। हम लोग इवोल्यूशन और पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में दोस्तों सब कुछ पढ़ चुके हैं। जितने भी यहाँ पर जो टाइमलाइन वाइज आपको गिवन थी कुछ चीज़ें, लाइक एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स से शुरू होते हुए पॉलिटिकल थ्योरी मध्यकालीन दुनिया के इतिहास में किस तरीके से प्रचलित होती आगे बढ़ती है, जहाँ पर डार्क टाइम्स के अंदर पॉलिटिकल साइंस को रिलीजन के नीचे रखा जाता था, चर्च की अथॉरिटी के नीचे रखा जाता था। वहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन आती है, लोगों के अंदर साइंटिफिक थिंकिंग आती है। रेनेसा मूवमेंट से होते हुए कुछ जो प्रोमिनेंट दुनिया के जो थिंकर्स थे, लाइक मैकियावेली, थॉमस हॉब्स, डेस्कार्टेस, जॉन लॉक, जीन जैकस रूसो, प्री मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट थिंकर्स। और इसके बारे में मैंने आपको इस पॉइंट के बारे में दुनिया और भारत का इतिहास भी बताया था। दुनिया के संदर्भ में प्री मार्क्सिस्ट सोशलिज्म का आइडिया प्लेटो से और पाइथागोरस से उजागर होता हुआ भारत के इतिहास से अगर हम उसको जोड़ें तो इसकी एक छोटी सी झलक हमें देखने को मिलती है मौर्यन एम्पायर के अंदर विद रिस्पेक्ट टू चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार एंड प्रोमिनेंटली अशोका। उसके बाद हमने मार्क्सिज्म और सोशलिज्म के डिफरेंसेस को जाना था। और फाइनली हमने कार्ल मार्क्स, और कार्ल मार्क्स के कॉन्टेक्स्ट में हमने बोर्जुआजी वर्सेस प्रोलेटेरिएट की डिबेट, डायलेक्टिक मेटलिज्म का कंसेप्ट, कार्ल मार्क्स का हेट करना, हेगल के डायलेक्टिक आइडियलिज्म के कॉन्सेप्ट को, कार्ल मार्क्स की थ्योरी ऑफ या आइडियोलॉजी ऑफ फॉल्स कॉन्शियसनेस। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कार्ल मार्क्स का आइडिया और उसका जो राजनीतिक विचार था कि एब्सोल्यूट इक्वालिटी और एब्सोल्यूट जस्टिस कैसे आ सकता है, जिसको हम लोग कार्ल मार्क्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस भी कहते हैं। यहाँ तक हमने इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में A to Z सारी चीज़ें अपनी कंप्लीट कर ली हैं प्रीवियस लेक्चर तक। अब जब आप इन थिंकर्स के बारे में डिटेल में मुझसे जानोगे इंडिविजुअल चैप्टर्स के अंदर, तो आपको 1% भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और हर एक थिंकर को कोट करते हुए उसके बारे में मैंने आपको इस तरीके से बताया कि आपके पास एक रेडीमेड आंसर उनके कॉन्टेक्स्ट में लिखने के लिए जितने भी थिंकर्स अभी तक जो जो नाम आए हैं यहाँ पर इस पेज में, हमने मल्टीपल लेक्चर्स उसके ऊपर इस तरीके से डिज़ाइन करे कि आप उनके बारे में कुछ ना कुछ चीज़ें लिख सकते हो। अभी आपको इतनी नॉलेज हो गई है कि उनके नाम की झलक देखते ही आप यू विल बी इन अ पोजिशन, यू विल बी एबल टू राइट अ गुड इंट्रोडक्शन, देयर थ्योरी इन द बॉडी ऑफ द आंसर एंड कंक्लूजन। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो इंडिविजुअल चैप्टर्स के अंदर आप और जान जाओगे, जिससे आपकी वैल्यू एनरिचमेंट हो जाएगी। आज का लेक्चर दोस्तों हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हालांकि प्रीवियस लेक्चर में मैं चाहता तो इस नॉर्मल से पैराग्राफ को वाइंड अप कर देता इन 3 पैराग्राफों को और बोल देता ये कंक्लूजन है इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी की, और आज की क्लास में हम स्टार्ट कर लेते नॉर्मल तरीके से अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। लेकिन अगर हमने इन सारे थिंकर्स को इतनी डिटेल में 2-2, 3-3 क्लासेस लगाकर समझा है, तो यहाँ पर कुछ थ्योरीज़ के जो नाम आ रहे हैं, अगर मैं यहीं पर उसके बारे में आपको डिटेल में बता दूं तो वो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे आगे चलकर। हमें यहाँ पर इस पर्टिकुलर 3 पैराग्राफ के अंदर 3 थ्योरीज़ के बारे में जानना है। एक तो जॉन रॉल की थ्योरी ऑफ जस्टिस, न्यू लिबरल थ्योरी क्या होती है, और आज की क्लास में हम सबसे पहले बात दोस्तों करने वाले हैं वेलफेयर स्टेट की थ्योरी के बारे में। अब ये जो कॉन्सेप्ट है वेलफेयर स्टेट, ये आपको पूरे यूपीएससी की जर्नी में हर जगह पर आपको इसकी झलक देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो आप वेलफेयर स्टेट के आइडिया को जब यूपीएससी की तैयारी आप शुरू करते हो, आप इसका जिक्र सबसे पहले एम लक्ष्मीकांत की किताब के अंदर देखते हो, इंडियन पॉलिटी के अंदर, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की किताबों के अंदर, या फिर जब आप उस सब्जेक्ट को पढ़ते हो, फिर चाहे आप किसी भी बुक से पढ़ो, भले ही आप एनसीईआरटी से क्यों ना पढ़ रहे हो। अब दोस्तों दिक्कत ये होती है कि जीएस को पढ़ने वाला बच्चा जिसका पीएसआई और ऑप्शन नहीं है, ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं, लड़के और लड़कियां, वो वेलफेयर स्टेट को कहीं ना कहीं बेसिकली समझ तो जाते हैं, उनको बेसिकली कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी झलक जो है वो पता तो रहती है, लेकिन दे डू नॉट हैव प्रॉपर कंटेंट टू राइट विद रिस्पेक्ट टू वेलफेयर स्टेट। उनको नहीं पता कि वेलफेयर स्टेट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमें लिखना क्या होगा। तो पीएसआईआर ऑप्शनल के अंदर मैं आपको एक डेडिकेटेड अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट को समझाते हुए एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में कंटेंट दे दूंगा, जिसके बाद आप उसको आराम से यूज़ कर सकते हो जीएस पेपर 1 के अंदर, इंडियन सोसाइटी के अंदर, पूरे के पूरे जीएस पेपर 2 के अंदर,
जब इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र आप करोगे या आपको क्वेश्चन कभी आएगा वेलफेयर स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में, गवर्नेंस का जो मकसद होता है, हमारे देश की गवर्नेंस हो, किसी भी देश की गवर्नेंस हो, वेलफेयर स्टेट को बनाना, स्पेशली डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर। इंटरनेशनल रिलेशंस में यूनाइटेड नेशंस के मॉडल में भी कहीं ना कहीं आपको वेलफेयर स्टेट की झलक मिलती है कि यूएन एक आइडिया पोर्ट्रे करता है कि विभिन्न सरकारों को दुनिया में काम करना चाहिए कि अपने देश के अंदर या अपनी जो सरकार वो जो चला रहे हैं अपने अस्तित्व को एक रंग रूप देने की कोशिश करें कि यस दे आर रनिंग अ वेलफेयर स्टेट। तो जब आप पीएसआई और ऑप्शनल के अंदर पेपर 2 सेक्शन बी जो है जिसमें यूनाइटेड नेशंस इंडियन यूएन का जो जिक्र है, वहां पर आपको वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट दोबारा से आएगा। जी, ये जो पेपर 1 है सेक्शन ए, यहां पर भी आपको इसका जिक्र देखने को मिला ही हुआ है और चैप्टर के अंदर भी इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस थ्योरी को। इसके अलावा जीएस पेपर 3 के अंदर जो इंटरनल सिक्योरिटी या जो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि वेलफेयर स्टेट के अंदर देखो क्या होता है, रिच और पुअर के गैप को तो कम करना ही है हमें, तो बेसिकली लोगों को हमें इकोनॉमिक पावर, परचेजिंग पावर, जो डिस्पैरिटीज है रिच और पुअर की, हाई क्लास लो क्लास का जो फर्क है उसको मिटाना है। तो वो टैक्सेशन, मनी पावर, परचेजिंग पावर, गुड्स एंड सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करना, सरकार के पास जो आया हुआ पैसा है उसको लोगों की भलाई में बिल्कुल इक्विटेबल तरीके से खर्च करना, रीजनल इम्बैलेंसेस हैं उसको मेंटेन करना। तो इकोनॉमिक्स के अंदर भी कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी हो चाहे वर्ल्ड की इकोनॉमी हो, कोई भी अर्थव्यवस्था को जिसको डायरेक्ट सरकार कर रही हो, वहां पर भी वेलफेयर स्टेट का रोल आता ही आता है। जीएस पेपर 3 के अंदर अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी से आप इस टॉपिक को कनेक्ट कर सकते हो, बिकॉज लैक ऑफ वेलफेयर स्टेट की जो प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन होती है जब ये मिसिंग होती है, इसी की वजह से कुछ लोग हमारे देश में सरकारों से रूट कर बंदूकें उठा लेते हैं उसके खिलाफ। जैसे हमारे देश में जंगलों में जो उत्पात मचाते हैं सरकार, प्रशासन और सरकारी व्यवस्था के खिलाफ, लोकतांत्रिक व्यवस्था से उनको चिढ़ है, वो है नक्सलाइट्स, नक्सलवादी लोग। तो नक्सलवादी लोगों को अगर एक वेलफेयर स्टेट के मॉडल के अंदर अच्छे से फिट करा जाए तो नक्सलिज्म की प्रॉब्लम वैसे भी दूर हो सकती है। जीएस पेपर 4 के अंदर बहुत सारे इंटरनेशनल रिलेशंस की केस स्टडीज, जो इंटरनेशनल एथिक्स होते हैं या फिर एथिक्स इन गवर्नेंस जो होता है, पेपर 2 के अंदर भी आपका गवर्नेंस होता है, पेपर 4 के अंदर भी आपका गवर्नेंस होता है, जिसको आपको लिंक करना होता है एथिकल गवर्नेंस के साथ। वहां पर भी आप एक आइडिया, एक कंक्लूजन दे सकते हो और बहुत सारी केस स्टडीज भी आपको ऐसी देखने को मिलेंगी विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल एथिक्स, जहां पर आप वेलफेयर स्टेट को लिख सकते हो, या फिर अगर उस केस स्टडी में अगर वो आइडिया गिवन है या जीएस पेपर 4 के अंदर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर आपको आ गया तो आप वेलफेयर स्टेट के आइडिया को अच्छे से लिख सकोगे। और पीएसआईआर में जो मैं आपको आज की क्लास में वेलफेयर स्टेट का जो मॉडल समझाने वाला हूं, आई कैन गारंटी इट कि जीएस पेपर के पूरे की पूरी जो भी किताबें आती हैं, जो भी बुक्स होती हैं, उसके अंदर वेलफेयर स्टेट का आइडिया इतने अच्छे से किसी को नहीं पता होता जितना पीएसआईआर ऑप्शनल के बच्चों को पता होता है। ठीक है, तो इस आइडिया को आज की क्लास में मैं आपको अच्छे से समझाता हूं डिटेल तरीके से। तो इस आइडिया को वैसे आप वेलफेयर स्टेट का आइडिया भी कह सकते हो, लेकिन वेलफेयर स्टेट पीएसआईआर के संदर्भ में, पॉलिटिकल साइंस या इंटरनेशनल रिलेशंस के संदर्भ में दुनिया में ऐसी मानी गई है कि ये एक आइडिया से ज़्यादा, ये एक राजनीतिक विचार से ज़्यादा ये एक थ्योरी है। तो इसलिए वेलफेयर स्टेट को हम ऐसे डिनोट करते हैं कि इट इज़ अ थ्योरी ऑफ वेलफेयर स्टेट, नॉट अ कॉन्सेप्ट, नॉट अ आइडिया, नॉट अ पॉलिटिकल थॉट। वो थ्योरी से डिराइव्ड है ये सारी चीज़ें। तो वेलफेयर स्टेट की थ्योरी हमें क्या बताती है, सबसे पहले इसके कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स जानते हैं। कुछ चीज़ों से आप रूबरू हो ऑलरेडी, लेकिन हम इसको स्ट्रक्चर्ड मैनर में डील करेंगे, जैसा कि लेक्चर के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया। वेलफेयर स्टेट का आइडिया दोस्तों ये कहता है, वो हमें ये बताता है कि जो भी सरकार होती है, किसी भी देश को चलाने वाली जो सरकार है, या फिर किसी एक देश के अंदर जो कि एक नेटवर्क है किसका, सोशल इंस्टीट्यूशंस का, जो कि लोगों की वेलफेयर के लिए, देश की गवर्नेंस के लिए ये सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस रिस्पॉन्सिबल हैं। फिर चाहे वो लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशरी हो, ग्राउंड लेवल पे काम करने वाली जो एनजीओज हों, इन सबको मिलकर बनाना होता है एक अच्छा वतन, एक अच्छा नेशन स्टेट, एक अच्छी कंट्री। ठीक है, जहाँ पर ये जो है गवर्नमेंट या नेटवर्क ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस, ये इस तरीके से काम करें कि ये एक्टिव तरीके से प्रोटेक्ट कर सकें। अब मैंने एक्टिव वर्ड को यूज़ यहाँ पर करा बिकॉज वो सिर्फ चीज़ें लिखी नहीं होनी चाहिए कि आप ये बोलो कि हमने कानून तो बना दिया ना इसके ऊपर, हमने संविधान में तो लिख दिया ना, वो तो सिर्फ एक आइडिया है, फिर तो आप एक आइडियलिज्म की बात कर रहे हो। लेकिन हम यहाँ पर पैसिव
प्रोटेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। एक्टिवली ये सारे गवर्नमेंट और सोशल इंस्टीट्यूशंस अपने देश के अंदर लोगों को एक्टिव तरीके से प्रोटेक्ट कर सके। दे शुड बी एबल टू एक्टिवली प्रोटेक्ट, और प्रोटेक्शन के अलावा दे शुड बी एबल टू एक्टिवली प्रमोट ऑल्सो। किन चीज़ों को प्रोटेक्ट करना और प्रमोट करना है? जो इकोनॉमिक और सोशल वेलबींग है, जो इकोनॉमिक और जो सोशल वेलबींग है लोगों की, उसको प्रोटेक्ट और प्रमोट करना है। और वो लोग कौन है? वो लोग हैं किसी भी देश के अंदर रहने वाले आम नागरिक, कॉमन सिटीजन्स। ये है इसका बेसिक आइडिया, ये है इस वेलफेयर अप्रोच का, वेलफेयर थ्योरी का एक प्रॉपर फ्रेमवर्क। ठीक है, लेकिन वेलफेयर थ्योरी सिर्फ इतना बोलकर खत्म नहीं हो जाती। ये तो इतने बेसिक आइडिया के अलावा जिसको एक नॉर्मल जीएस का जो स्टूडेंट है वो भी लिख सकता है अपने जीएस पेपर 1 से 4 तक की अच्छी से तैयारी में। हमें इसके अलावा जानना पड़ेगा कि वेलफेयर अप्रोच या वेलफेयर थ्योरी के कुछ कोर प्रिंसिपल्स को, और ये कोर प्रिंसिपल्स ही एक तरीके से आपके आंसर्स को एनरिच करने का काम करेंगे कि ये कुछ मूल सिद्धांतों के ऊपर बेस्ड होता है ये वेलफेयर अप्रोच, या जो ये जिसको हम कह रहे हैं वेलफेयर थ्योरी। सबसे पहला इसका जो कोर प्रिंसिपल है, जो कोर सिद्धांत है, वो है कि वेलफेयर सोसाइटी हमें एक ऐसी देखने को मिलेगी, या एक वेलफेयर स्टेट, जो नेशन, यहाँ पर स्टेट का मतलब दोस्तों होता है नेशन स्टेट, यानी कि जिसको आप आम भाषा के अंदर कहते हो वतन, कंट्री, देश। ठीक है, तो उसके अंदर सबसे पहला एक कोर प्रिंसिपल है कि देश के अंदर जो भी देश को चला रहा है वो कौन है? सरकार या नेटवर्क ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। उनको सबसे पहले जनता को प्रोवाइड करनी चाहिए सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी एक तरीके से एक गारंटी देने का काम करेगा, एक गारंटी देने का काम करेगा। किस चीज़ की गारंटी? एक सेफ्टी नेट की। ठीक है, और ये सेफ्टी नेट होगा किस लिए, किसके लिए होगा? ऑब्वियस ही बात है, ये सिटीजन्स के लिए होगा। अब ये सेफ्टी नेट जो है कौन कौन सी सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस के अंदर, कौन कौन से वक्त और हालातों के अंदर लोगों के लिए एक एक कवच का काम करेगा। और लोगों को ये सेफ्टी नेट मिलेगा कब? जब देश के अंदर, किसी भी देश के अंदर जहाँ पर ये वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है, तो वहाँ पर सोशल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट काम करेगा जब देश के अंदर बेरोजगारी हो जाएगी, या अगर इलनेस फैली हुई है, कोई महामारी फैली हुई है, या फिर जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी संख्या ज़्यादा बढ़ रही है और उनके पास कोई सपोर्ट नहीं है, वो लोग वृद्ध आश्रम वगैरह के अंदर रह रहे हैं। ठीक है, तो ये सोशल सिक्योरिटी का जो स्ट्रक्चर है हमें काम करता हुआ एक पर्टिकुलर देश के अंदर दिखेगा कैसे? थ्रू सोशल इंश्योरेंस प्रोग्राम्स। थ्रू सोशल इंश्योरेंस प्रोग्राम्स सरकार बेसिकली लोगों से वादा करेगी कि आप जो है चिंतित मत हो, हम आपके साथ हैं आपके बुरे हालात के अंदर। और वो बुरे हालात हो सकते हैं कि देश के अंदर या तो बेरोजगारी हो, या कोई डिसीजेस फैल रहे हो जिसकी वजह से लोग बीमार पड़ रहे हो, कोई महामारी आ जाए, या फिर जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं वो। और आगे चलकर आप इस आइडिया को ऐसे भी एक्सटेंड कर सकते हो कि औरतों के लिए बेसिकली कुछ सेफ्टी नेट्स बनाना, उनके लिए भी कुछ सोशल प्रोग्राम्स बेसिकली लॉन्च करना। उसके अलावा जो इसका दूसरा मूल सिद्धांत है वेलफेयर स्टेट की डेफिनेशन के अंदर, जो वेलफेयर स्टेट को वेलफेयर स्टेट बनाता है सोशल सिक्योरिटी के अलावा, दैट इज इन दैट पर्टिकुलर नेशन स्टेट देयर शुड बी इक्वालिटी ऑफ, देयर शुड बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज अगर किसी देश में होगी तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हमें ये कहते हैं, जो कि वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट से एग्री करते हैं, उनका ये कहना है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ का जो मकसद होना चाहिए, जो एम होना चाहिए, वो होना चाहिए कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड को इम्प्लीमेंट करना। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये कि जहाँ पर सब लोग इक्वल होंगे। ठीक है, क्योंकि नाम ही है ये इसका, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, इक्वल होंगे इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, तो हमें एक ऐसी लेवल प्लेइंग फील्ड बनानी चाहिए जहाँ पर सभी तबके के लोगों के पास इक्वल तरीके से एक्सेस हो विद रिगार्ड टू वेरियस थिंग्स लाइक एजुकेशन,
हेल्थ केयर और जो दूसरी एसेंशियल सर्विसेज है वो। अब यहां पर एक कॉशनरी नोट है इसके साथ कि ये सब चीजें लोगों को मिलनी चाहिए, लेकिन एक कॉशनरी नोट है, एक वार्निंग है यहां पर सरकारों के लिए। वो ये है कि सरकार जब ये लेवल प्लेइंग फील्ड को क्रिएट करेगी और सभी लोगों को एजुकेशन देगी, हेल्थ केयर देगी, अदर एसेंशियल सर्विसेज देगी, इनका एक्सेस देगी, तो सरकारों को कोई भी भेदभाव नहीं करना है, ये लोगों को मिलना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। आपको लोगों की जो सामाजिक स्थिति है, उनके पास पैसा कितना है या फिर बंगला गाड़ी घर वगैरह कितना है, ये सब नहीं देखना है। आपको शक्ल देख देख के ये सोशल सिक्योरिटी का एक्सेस नहीं देना उनको। सब लोगों को, हर तबके के लोगों को समाज के अंदर ये इक्वल तरीके से अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट जो पिलर है, तीसरा जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है वेलफेयर स्टेट का, वो है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। देयर शुड बी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अमंगस्ट पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। ठीक है। अब जब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ क्रिएट होगी तो इसकी वजह से रिड्यूस होगी डेफिनेटली क्या, एक तो इनकम को लेकर जो असमानताएं होती हैं समाज के अंदर, लोगों के अंदर अर्थव्यवस्था ऐसी चलती है कि कुछ लोगों के पास बहुत पैसा है, कुछ लोगों के पास कम है, ये इनकम इनइक्वालिटी से रिड्यूस हो जाएगी। और इस इनकम इनइक्वालिटी को, ठीक है, रिड्यूस करने के लिए हम दो चीज़ें कर सकते हैं, ऐसा सोशल साइंटिस्ट का मानना है जो कि वेलफेयर स्टेट के आइडिया को सपोर्ट करते हैं। ठीक है। एक तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, इसलिए मैं आपसे कह रहा था ये आइडिया आपको इकोनॉमी वगैरह के आंसर लिखने में भी काम आएगा वेलफेयर स्टेट का, जीएस पेपर 3 में। ठीक है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी व्यक्ति अगर ज़्यादा अमीर है, ज़्यादा रिच है, तो उसके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगाना चाहिए आपको। ठीक है। और कोई व्यक्ति जो है वो इनकम से इतना ज़्यादा रिच नहीं है या फिर वो लोअर मिडिल क्लास या पुअर कैटेगरी के अंदर आता है, तो उसके ऊपर टैक्स कम से कम होना चाहिए। तो पैसा बेसिकली क्या है, ज़्यादा पूंजीवादी व्यक्तियों से, और ज़रूरी नहीं यहाँ पर हम पूंजीवादी बोले, मतलब कोई भी जो पर्सन जो अमीर है, और कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग तो अमीर तो पर्सन एक ऐसी व्यवस्था के अंदर बनता है जहाँ पर कैपिटलिज्म होता है, जहाँ पर पूंजीवाद होता है, तो उनसे हमें पैसा लेकर गरीब लोगों के कल्याण में लगाना है, उनकी भलाई में लगाना है। और ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के माध्यम से बेसिकली ये वाला आइडिया जो है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सकता है। दूसरा, इनकम के अंदर इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने का जो तरीका है वो है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के अलावा कि देश के अंदर सोशल वेलफेयर जो प्रोग्राम्स हैं वो रन करे जाएं। ठीक है। ताकि हम रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकें, हम इकोनॉमी के अंदर, कंट्री के अंदर, सोसाइटी के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकें, रीडिस्ट्रीब्यूशन कर सकें रिसोर्सेज का। ठीक है। एंड अगेन यहाँ पर पॉइंट वही है, कहाँ से कहाँ करना है हमें रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रॉम वेल्दियर सिटीजन्स टू द नीडी पीपल, और लास्ट जो इसका इंपॉर्टेंट पिलर है वेलफेयर स्टेट का, वो है आपका पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब याद रखना दोस्तों, जब भी पीएसआईआर के संदर्भ में हम पब्लिक वर्ड यूज करते हैं, यहां पर पब्लिक का मतलब जनता नहीं होता है। हम हमेशा पॉलिटिकल साइंस या पीएसआईआर के सब्जेक्ट के अंदर जनता को सिटीजन्स करके डिनोट करते हैं। पब्लिक वर्ड का हमेशा मतलब होता है स्टेट, दैट इज नेशन स्टेट, यानी कि आपकी कंट्री। तो यानी कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पब्लिक के ऊपर, जिसको आप आम भाषा के अंदर पब्लिक कहते हो, मैंने अभी आपको बताया पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट के अंदर या पीएसआईआर ऑप्शनल के अंदर पब्लिक को
सिटीजन्स नहीं बोला जाता है, नहीं माना जाता है। सिटीजन्स है, नागरिक, पब्लिक नहीं है यहाँ पर। पब्लिक का मतलब यहाँ पर होता है स्टेट, नेशन स्टेट या कंट्री, ठीक है। तो ये जो पब्लिक है, पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि सरकार के ऊपर, देश को चलाने वाले जो सरकार हैं, जो ये सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये पॉइंट ये कहता है हमें कि स्टेट को, नेशन स्टेट को, सरकारों को अपनी जो ऑब्लिगेशन है, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक तो उसको सबसे बड़ी बात रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि हमें खाली नहीं बैठना है, हमें अपनी हमारी कुछ ऑब्लिगेशंस है, हमारा कुछ कर्तव्य, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बनती है टुवर्ड्स द सिटीजन्स, ठीक है। ताकि हम उनको क्या दें, एक तो हम उनको दें लोगों को बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या आता है? रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, ये बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दें, ठीक है। और ये बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होना चाहिए, इट शुड बी अवेलेबल फॉर ऑल सिटीजन्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ठीक है। स्पेशली ये बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उन लोगों की तरफ ज्यादा होना चाहिए हु कैनॉट प्रोवाइड दिस बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर देमसेल्व्स, जो अपने लिए रोटी, कपड़ा और मकान का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे लोगों को हमें ज्यादा, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सरकार का दायित्व ये है, उसका कर्तव्य ये है कि ऐसे लोगों को ज्यादा टारगेट करो आप, ठीक है। जैसे हमारी कंट्री में जब बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे हम लोगों को रिसोर्सेज, गुड्स एंड सर्विसेज या इकोनॉमी के बेनिफिट्स बांटने की बात करते हैं, उसके अंदर भी हम एक कॉन्सेप्ट देते हैं हमारे देश के अंदर, जिस आइडिया को महात्मा गांधी ने पोर्ट्रे करा था, याद है? इकोनॉमी की क्लास में हम उसको पढ़ते हैं। हम उसको अपने भारत में क्या कहते हैं? पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। और महात्मा गांधी ने इसके लिए टर्म यूज करी थी, अंत्योदय। और इसी के लिए हमारे पास एक स्कीम भी है, AAY। क्या है ये AAY? अंत्योदय अन्न योजना। क्लास 9th की इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी के बारे में हमने सबसे पहले इसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। आप ऐसे करके इंडिया के पॉइंट्स को कनेक्ट कर सकते हो, बिकॉज ये जो वेलफेयर थ्योरी है, वेलफेयर अप्रोच है, हालांकि ये दुनिया में किसी एक वक्त पर डेवलप हुई थी, लेकिन आज भी तो अगर आप देखो, ये आइडिया आपको भारत के संविधान में कैसे देखने को मिलेगा? आप इसको कैसे कनेक्ट करोगे? जो कि मैं आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में बता रहा था कि आप इसको जीएस पेपर 1, 2, 3 से कनेक्ट कर सकते हो। चलो जीएस पेपर 2 से अगर इसको कनेक्ट करना है तो आप कहां पर लिखोगे इसके बारे में? आप यहां पर इसके बारे में झलक दोगे डीपीएसपीस में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में। बात करता है ना डीपीएसपीस, वेलफेयर स्टेट बनाना है इंडिया को। सारे डीपीएसपीस का यही मकसद है ना कि सरकार की ये दायित्व, ये कर्तव्य बनता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सरकार की हमारे देश के अंदर कि उनको वेलफेयर स्टेट का जो सपना है, जिस कॉन्सेप्ट को हम लोग पीएसआईआर में एक और नाम देकर पढ़ेंगे, राम राज्य। अब राम राज्य कोई रिलीजियस कोनोटेशन नहीं है, लेकिन राम राज्य लिखने से ज्यादा बेटर है गवर्नमेंट एग्जाम्स में, कि आप ऐसे किसी वर्ड को कोट कर रहे हो। वैसे राम राज्य का कुछ भी भगवान श्री राम से लेना देना नहीं होता है, ठीक है। ये लोगों की गलत धारणा है, लेकिन फिर भी रिलीजियस कोनोटेशन हम इसको ना देते हुए, नाम भी अगर राम वर्ड आ रहा है, इसको न्यूट्रल रखते हुए हम इंग्लिश में लिख सकते हैं वेलफेयर स्टेट, ठीक है। और वेलफेयर स्टेट का सपना किसी भी देश के अंदर, मार्क माय वर्ड्स, आपको पूरी यूपीएससी की प्रिपरेशन में अगर कोई आंसर आ जाए लिखने के लिए, प्रीलिम्स का तो पार्ट ये वैसे भी नहीं बन सकता, ठीक है। जर्नल एक एप्लीकेशन आ सकती है आपको अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर, क्या वेलफेयर स्टेट बनाना चाहिए सारे नेशन स्टेट्स को, अपने देशों को या सारी सरकारों को, तो आप उसको हाँ कर ही दोगे। वो तो एक बहुत बिल्कुल जर्नल सी स्टेटमेंट आएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको पूरी यूपीएससी की जर्नी में जीएस के पेपर्स कोई भी हो, ऐसे राइटिंग हो, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, राइट जगह पर मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ आइडिया फिट हो सकता है। और इसके अलावा आपका ऑप्शनल पीएसआईआर के अंदर पेपर 1 सेक्शन ए के अंदर बात हो या पेपर 2 सेक्शन बी के अंदर बात हो विद रिस्पेक्ट टू इंडियन यूनाइटेड नेशंस, तब आप इस आइडिया को, इनफैक्ट पेपर 2 सेक्शन ए के अंदर भी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर भी हम इसको जानेंगे, हम इसको रिलेट करेंगे पेपर 1 सेक्शन ए के जिन थिंकर्स ने वेलफेयर स्टेट या वेलफेयर स्टेट की थ्योरी को दिया था, तो वो जो कंटेम्प्रेरी दुनिया की रियलिटीज़ हैं वहाँ पर कैसे काम आ सकती हैं। सरकार जो है, जो अपने देश के लिए कुछ भी नहीं करती हैं, भाग जाती हैं। अफगानिस्तान में देख लो, अशरफ गनी की सरकार है ना, तालिबान आया वहाँ पर, यूएसए ने हाथ पीछे खींच लिया, अशरफ गनी जी भग गए, भाड़ में गई उनकी लोकतांत्रिक व्यवस्था, और तालिबान एकदम से सत्ता पर आ गया। लेकिन सिटीजन्स तो वहीं के वहीं है ना,
तो जो वेलफेयर स्टेट का सपना उनको जो दिखाया गया था, जो राम राज्य की स्थापना उनके देश में उनको दर्शाई गई थी, वो तो पूरा हो ही नहीं सका। तो इस मॉडल को, इस थ्योरी को आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो दुनिया भर में। वेलफेयर स्टेट एक कॉमन प्रिंसिपल है, जो कि एक थोड़ा सा तो आइडियलिज्म वाला ही है, क्योंकि वेलफेयर स्टेट किसी एक नेशन को टैग देना हम ऐसा नहीं दे सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको अगर इंटरव्यूअर पूछ ले आपका पीएसआई और ऑप्शन लिखे, क्या किसी स्टेट को आप आज के समय में वेलफेयर स्टेट कह सकते हो, तो आप बोलना सर टोटलिटी तरीके से तो नहीं कह सकते हैं सर या मैम, जो भी बैठा हो आपके इंटरव्यू रूम में जिसने भी सवाल पूछा आपसे, कि सर या मैम हम टोटल तरीके से तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ इंडिकेटर्स के बेसिस पर यस हमें एक ऐसी झलक देखने को मिलती है कि कुछ नेशन स्टेट्स ने अपनी स्टेट्स को ना वेलफेयर स्टेट बना रखा है। और ये आप आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हो, और इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का, लाइक आपका यहां पर हो गया स्वीडन, आइसलैंड, ग्रीनलैंड। अब इसका प्रूफ क्या होगा? प्रूफ है इसका हैप्पीनेस इंडेक्स के मामले में ये कंट्रीज टॉपर्स हैं। दे आर टॉपर्स। तो अगर हैप्पीनेस इंडेक्स के मामले में अगर आ रही तो जनता खुश है, जनता खुश है तो यानी कि वेलफेयर स्टेट का मॉडल चाहे तोड़ मड़ोड़ के ही सही, भले ये जो 4 पहलू हमने इसके लिखे, 4 जो हमने इसके सिद्धांत लिखे, सरकारों ने वहां पर तोड़ मड़ोड़ कर, कुछ घुमा फिरा कर अपने देश की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से ही सही जनता को दिया होगा। लेकिन पॉइंट यही है कि यहां पर इन कंट्रीज के अंदर लोग खुश हैं। लोग खुश हैं क्योंकि उनका भला हुआ है। और हैप्पीनेस इंडेक्स के मामले में अगर वो टॉप पर आ रहा है, जो कि रैंकिंग बहुत न्यूट्रल होती है, उनकी कंट्री रिप्रेजेंट नहीं कर रही है हैप्पीनेस इंडेक्स, यूएन के ऑर्गन्स, यूएन की एजेंसीज कंडक्ट करती हैं दुनिया भर में, वहीं पर हमारा देश इतना क्यों पीछे है, ये इतना क्यों आगे है? क्योंकि यहां पर वेलफेयर स्टेट का आइडिया या वेलफेयर स्टेट की जो थ्योरी है वो अच्छे से इंप्लीमेंट हो पाई है एज कंपेयर टू हमारा देश। आप ऐसे जो अच्छे पॉइंट्स हैं आप उसको लिख सकते हो। और मैंने सत्यम आपको इसलिए बुलाया था यहाँ पर, आपका भले ही ऑप्शन पीएसआईआर नहीं है, लेकिन ग्रुप पर मैंने आपको इसलिए बोला था क्योंकि आप ऐसी चीज़ों को जो मैंने इस लेक्चर में आपको बताई है ना, आप इसको जीएस के आंसर्स में लिख सकते हो। आपको डेफिनेटली एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स एज मिलेगी, क्योंकि जीएस की डिस्कशंस में या कोई भी जो आपके पास बुक्स हैं, और यूपीएससी में पेपर 1, जीएस पेपर 1 से लेकर जीएस पेपर 4 की तैयारी करने के लिए जो भी मटेरियल होता है, उसमें वेलफेयर स्टेट के बारे में सिर्फ जिक्र करा जाता है, एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती हमें। ठीक है, अब यहां पर हम थोड़ी सी एक हाई लेवल की बात और कर लेते हैं, जो कि हमारी एक लास्ट बात होगी। वो क्या है? वेलफेयर स्टेट का मॉडल ना हर जगह सेम नहीं है। देश विदेशों में अलग अलग जो राजनीतिक जो विज्ञानकार हैं, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसके अलग अलग थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स दी हैं वेलफेयर स्टेट के। अब थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स को जानने के लिए हमें अलग अलग कंट्रीज के मॉडल्स को समझना पड़ेगा, और उसके अंदर बात करनी पड़ेगी कि वहां पर वेलफेयर स्टेट का आइडिया कितना उन देश की सरकारें मानती हैं कि नहीं मानती हैं। तो इसके पीछे 3 थ्योरीज हैं प्रोमिनेंटली, वैसे तो बहुत होती हैं, जब हम वेलफेयर स्टेट को डिटेल में पढ़ेंगे तब आप वो भी जान जाओगे, लेकिन मैं मेजर आपको चीजें बता रहा हूं। सबसे पहले थ्योरी आती है सोशल डेमोक्रेटिक थ्योरी। तो जो सोशल डेमोक्रेटिक थ्योरिस्ट होते हैं उनका क्या मानना है वेलफेयर स्टेट को लेकर, उनका क्या विचार है? सोशल डेमोक्रेटिक थ्योरिस्ट जो कि सोशल डेमोक्रेटिक थ्योरी को इज्जत देते हैं, उनका यह मानना है कि स्टेट का, नेशन स्टेट का, यानी कि जो सरकारों का जो रोल है ना, इनके हिसाब से, सोशल डेमोक्रेटिक थ्योरिस्ट के हिसाब से वो ऐसा होना चाहिए कि नेशन स्टेट को, सरकारों को ऐसा काम करना चाहिए कि उनको समाज के अंदर जो भी असमानताएं हैं उसको एक तो रिड्यूस करना चाहिए, एंड इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करना चाहिए, और प्रमोट करना चाहिए समाज के अंदर न्याय की व्यवस्था को, सोशल जस्टिस को। अब ये करा कैसे जाएगा? ये करा जाएगा, सोशल डेमोक्रेटिक थ्योरिस्ट ये मानते हैं, आगे चलकर हम डिटेल में इसके बारे में और भी ज्यादा पढ़ेंगे, लेकिन पूरा क्रक्स मैं आपको यहीं दे दूंगा
ये कहते हैं कि देयर शुड बी एक्सटेंसिव वेलफेयर प्रोग्राम्स फॉर ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। बात वही आ जाएगी इरिस्पेक्टिव ऑफ द सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड। इसके अलावा इकोनॉमी में सबको जीडीपी का सही अधिकार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये देखने के लिए देयर शुड बी इकोनॉमिक रेगुलेशंस। और अमीर लोगों के ऊपर जितना टैक्स लगाया जा रहा है, क्या वो उसको सही से भर रहे हैं कि नहीं भर रहे, क्योंकि उनका टैक्स ना भरना एक तरीके से सरकार के हाथ बांध सकता है कि सरकार के पास फिर उतना पैसा आएगा नहीं और सरकार फिर उसको गरीब जनता की भलाई के लिए खर्च नहीं कर पाएगी। तो सोशल डेमोक्रेटिक थ्योरी तो यही मानती है, जो अभी हमने डिटेल में यहाँ पर पढ़ा, कि इनका कहना है कि स्टेट का रोल सर्वोच्च है, इनको सर्वप्रिय है स्टेट का रोल, नेशन स्टेट का रोल सर्व से इनकी नज़रों में, सोशल डेमोक्रेटिक थ्योरीज की नज़रों में सर्वोत्तम है, वो रोल सबसे टॉप पर है कि स्टेट का रोल होना ही चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू सोशल डेमोक्रेटिक थ्योरीज कि असमानता को रिड्यूस करने के लिए, समाज के अंदर न्याय की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए ये होगा कैसे? थ्रू एक्सटेंसिव वेलफेयर प्रोग्राम्स एंड इकोनॉमिक रेगुलेशंस। अब दूसरे हमारा जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव आता है वेलफेयर स्टेट को लेकर, वो आता है विद रिस्पेक्ट टू लिबरल थ्योरी। तो ये जो लिबरल थ्योरिस्ट हैं ये क्या मानते हैं, मतलब ऐसी कंट्रीज जैसे यूएसए वगैरह जहाँ पर लिबर्टी और फ्रीडम वगैरह की जो बात होती है, ऐसी जगह पर ये जो लिबरल थ्योरिस्ट हैं इनका क्या मानना है? लिबरल थ्योरिस्ट अपनी कंट्रीज के अंदर हमेशा फोकस करते हैं इंडिविजुअल की लिबर्टी पर, क्योंकि नाम में ही जाहिर है लिबरल थ्योरिस्ट हैं, तो इनके लिए इंडिविजुअल की लिबर्टी बहुत प्यारी है। और ये कहते हैं कि देयर शुड बी लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन। और ये चीज हमने कोल्ड वॉर में पढ़ी थी ना, सोशलिज्म की थ्योरी विद रिस्पेक्ट टू अर्सवाइल यूएसएसआर रशिया एंड लिबरल थ्योरी विद रिस्पेक्ट टू यूएसए, है ना। तो दे फोकस ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी एंड मिनिमम या लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो इसका मतलब क्या ये है कि अगर ये लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन की बात करें कि सरकार को अपनी नोज पोक या नेशन स्टेट का रोल सबसे कम होना चाहिए, इंडिविजुअल की लिबर्टी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, तो क्या ये वेलफेयर थ्योरी को रिजेक्ट कर रहे हैं? नहीं। बट लिबरल थ्योरिस्ट दे स्टिल रिकॉग्नाइज नीड, ये रिकॉग्नाइज करते हैं नीड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर सम काइंड ऑफ, कि स्टेट का रोल होना चाहिए, इंडिविजुअल की लिबर्टी तो इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट का मिनिमम रोल होना चाहिए, लेकिन कुछ गवर्नमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर प्रोवाइडिंग सोशल सेफ्टी नेट्स टू सिटीजन्स, ताकि दो चीजों को एड्रेस बहुत अच्छे से करा जा सके। और सोशल सिक्योरिटी नेट्स को जब ये प्रोवाइड कराया जाएगा स्टेट के द्वारा, तो ये जो वेलफेयर स्टेट को मानते हैं कि ये आइडिया उतना ज़्यादा तो नहीं मान रहे हैं एज कंपेयर टू सोशल डेमोक्रेटिक थ्योरीज, बट लिबरल थ्योरीज का ये मानना है कि इंडिविजुअल लिबर्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन कम से कम होनी चाहिए, बट स्टिल गवर्नमेंट इज नीडेड, स्टेट इज नीडेड फॉर सम काइंड ऑफ सोशल सेफ्टी नेट्स इन ऑर्डर टू एड्रेस टू थिंग्स। क्यों है इनकी नीड सरकार की? ठीक है, गरीबी, जिसको इंडिविजुअल लिबर्टी से या गवर्नमेंट की इंटरवेंशन कम हो जाएगी तो उससे नहीं मिटाया जा सकता। और दूसरा, जब मार्केट फेल कर जाए, बिजनेस फेल कर जाए, जिसकी वजह से जो रिफ्लेक्शन होगा वो देखने को मिलेगा स्टॉक मार्केट्स के अंदर, और पूरी की पूरी बिजनेस साइकिल, देश के अंदर जो पूरा का पूरा काम धंधा वो चौपट हो जाएगा। ऐसे टाइम पर गवर्नमेंट की आवश्यकता है। तो ऐसी चीजें हो ही ना। लिबरल थ्योरीज ही नहीं कहते हैं कि जब ये चीजें हो जाएंगी, गरीबी आ जाए और मार्केट फेल कर जाए, तब सरकार का रोल इंपॉर्टेंट है। लिबरल थ्योरी से मानते हैं कि ज्यादातर इंडिविजुअल लिबर्टी और गवर्नमेंट की इंटरवेंशन, नेशन स्टेट का रोल लिमिटेड होना चाहिए, बट टाइम टू टाइम इट शुड क्रॉस चेक कि पॉवर्टी तो नहीं बढ़ रही है, मार्केट फेल तो नहीं हो रहा है, काम धंधा चौपट तो नहीं हो जाएगा देश के अंदर, अर्थव्यवस्था डगमगा तो नहीं जाएगी, सामाजिक ढांचा गिर तो नहीं जाएगा। सामाजिक ढांचा गिरेगा गरीबी की वजह से, अर्थव्यवस्था गिरेगी मार्केट के फेल होने की वजह से, धंधा चौपट होगा मार्केट के फेल होने की वजह से। ऐसे टाइम पर ये होने से पहले ही सरकार को, नेशन स्टेट का कर्तव्य ये बनता है कि टाइमली वो चेक करते रहें। इतना चेक कर कर अगर इफ दे आर सेटिस्फाइड, फिर उनको पीछे खिसक जाना चाहिए और इंडिविजुअल की लिबर्टी को ज्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए। तीसरी और लास्ट जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है,
जो तीसरी थ्योरी है विद रिस्पेक्ट टू वेलफेयर स्टेट, वो है कंजर्वेटिव थ्योरी। अब कंजर्वेटिव वर्ड को सुनकर आपको यही लगेगा शायद से कि यहां पर नेशन स्टेट का रोल ज्यादा बड़ा होगा, लेकिन दोस्तों कंजर्वेटिव का मतलब होता है पुराने जमाने का, और पुराने जमाने से ही इंडिविजुअल लिबर्टी ज्यादा प्यारी होती है लोगों को, या फिर गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन ज्यादा प्यारे होते हैं। इंडिविजुअल की लिबर्टी कंजर्वेटिव टाइम्स में, पुराने टाइम्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी गई है। ये जो गवर्नमेंट को स्थापित करना, गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस की जो पूरा का पूरा आइडिया है, ये तो बाद में आने लगा, है ना। तो कंजर्वेटिव थ्योरी जनरली ये बोलती है कि ज्यादा से ज्यादा एक आइडिया होना चाहिए, देयर शुड बी मोर आइडिया ऑफ लिमिटेड वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट होनी चाहिए, लेकिन इट शुड बी वेरी लिमिटेड, यानी कि सबसे ज्यादा वेलफेयर स्टेट के आइडिया को मान रहे हैं नंबर 1 पर सोशल डेमोक्रेटिक थ्योरिस्ट, उससे कम मान रहे हैं लिबरल थ्योरिस्ट, और उससे भी कम मान रहे हैं कंजर्वेटिव थ्योरिस्ट। ये चीज ध्यान रखना, आगे चलकर मैं इसकी टाइमलाइन आपको पूरी सिखा दूंगा जब राइट टाइम पर राइट जगह पर इसके बारे में बात होगी। लेकिन आपको कुछ नया फिर भी मिलने नहीं वाला, क्योंकि मैंने सब कुछ यहाँ पर बता दिया है। तो दे बिलीव इन मोर आइडिया ऑफ लिमिटेड वेलफेयर स्टेट। सरकार का योगदान या रोल सबसे कम होना चाहिए, सबसे कम। और ये एम्फसाइज करते हैं दो चीजों के ऊपर, इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी से, यहां पर ये लिबर्टी की बात नहीं कर रहे हैं, कह रहे इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी से, और वॉलंटरी तरीके से, छीना झपटी करके नहीं, स्व इच्छा से, जब भी कोई लोग, समाज के लोग जब चैरिटी देंगे, दान कर्म करेंगे, तो उसकी वजह से देश को आराम से चलाया जा सकता है। बट क्या अगर ये लिमिटेड वेलफेयर स्टेट की बात कर देते हैं, तो क्या ये वेलफेयर स्टेट के आइडिया को नकार रहे हैं क्या कंजर्वेटिव थ्योरिस्ट? द आंसर इज नो। दे आर ऑल्सो सपोर्टिंग इन वन फॉर्म और दी अदर। ये जो कंजर्वेटिव थ्योरिस्ट हैं, ये भी कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं वेलफेयर स्टेट का आइडिया को, ठीक है। बट दे आर ऑल्सो एक्नॉलेजिंग, ठीक है, इतना कुछ बोलने के बाद भी, डेट देयर शुड बी लिमिटेड वेलफेयर स्टेट, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी और वॉलंटरी चैरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट दे आर ऑल्सो एक्नॉलेजिंग द नीड फॉर सम काइंड ऑफ सोशल सपोर्ट, कि समाज में अगर नेशन स्टेट का सपोर्ट बिल्कुल भी ना हो तो सामाजिक ढांचा गिर जाएगा। और ये सोशल सपोर्ट को इंपॉर्टेंट क्यों मानते हैं? इन ऑर्डर टू मेंटेन सोशल स्टेबिलिटी। इन ऑर्डर टू मेंटेन सोशल स्टेबिलिटी, क्योंकि अगर ये सोशल सपोर्ट चला गया, कंजर्वेटिव थ्योरीज ये भी कहते हैं कि हम मानते हैं इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वॉलंटरी चैरिटी होनी चाहिए, ये आइडिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेलफेयर स्टेट का आइडिया बहुत लिमिटेड होना चाहिए, बट ये सोशल सपोर्ट बरकरार रहना चाहिए, जिसकी वजह से नेशन स्टेट का आइडिया या वेलफेयर स्टेट का आइडिया टिकना चाहिए। ये जो वेलफेयर स्टेट का जो आइडिया है, जो वेलफेयर स्टेट की अप्रोच है, बरकरार रहनी चाहिए, क्योंकि समाज के अंदर जो स्थिरता है, अगर वो डगमगा गई तो देयर विल बी chaos, conflicts, communal clashes, problem of law and order, अल्टीमेटली एक सिविल वॉर हो सकता है कंट्री के अंदर, अगर ये सामाजिक स्थिरता का सोशल स्टेबिलिटी का ढांचा अगर टूट गया तो। इसलिए वेलफेयर स्टेट होना जरूरी है सोशल सपोर्ट को देने के लिए कुछ लोगों को, क्योंकि जिनको फिर अगर कुछ भी नहीं मिलेगा, वो समाज के छोटे तबके के आदमी बनकर रह जाएंगे, दबते ही रह जाएंगे। पूंजीवादी अगर क्लास हावी होती चली गई, कुछ लोगों के पास ज़्यादा रिसोर्सेज आते चले गए, ये एक दिन क्रांति कर देंगे, अपनी हक की लड़ाई को लड़ने के लिए कुछ ना कुछ कर देंगे उनके साथ, और उनके करने की वजह से, कोई भी एक्शन लेने की वजह से देयर विल बी केयर्स, कन्फ्लिक्ट्स, कम्युनल क्लैशेस, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या, अल्टीमेटली सिविल वॉर। यहां पर रोल आ जाता है वेलफेयर स्टेट का। तो सबसे कम जो वेलफेयर स्टेट के आइडिया को सपोर्ट करते हैं वो कंजर्वेटिव थ्योरी वाले हैं, उससे ज़्यादा जो मानते हैं कंजर्वेटिव थ्योरी के
कंपैरिजन में कि वेलफेयर स्टेट का आइडिया होना चाहिए, वो लिबरल थ्योरी वाले हैं। और जो मानते हैं कि वेलफेयर स्टेट या सरकार बहुत महत्वपूर्ण पिलर है देश के अंदर सामाजिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, वो सोशल डेमोक्रेटिक थ्योरिस्ट मानते हैं। इसलिए जब डेमोक्रेसी के अंदर, हमारे देश के अंदर क्या है, जैसे हमारे देश का आइडिया क्या है, संविधान का ढांचा क्या है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के बेसिस पर ही तो आधार है हमारा पूरा संविधान। इसलिए जो डेमोक्रेटिक, जो सोशल डेमोक्रेट्स हैं, या आप इसको डेमोक्रेटिक सोशलिज्म बोल लो, इसलिए हमारे देश में ये वेलफेयर स्टेट के आइडिया को इतनी रिस्पेक्ट दी जाती है, इनइक्वालिटीज को मिटाने के लिए, सोशल जस्टिस को प्रमोट करने के लिए। और इसलिए इतनी सारी स्कीमें और वेलफेयर प्रोग्राम्स हमारे देश के अंदर चलते हैं। और उसके साथ साथ इकोनॉमिक रेगुलेशंस भी हैं। इकोनॉमिक रेगुलेशंस कैसे हैं? निर्मला सीतारमन जी का चेहरा इमेजिन कर लो आप, और 30% टैक्स की बात आप समझ जाओ, या टैक्स स्लैब्स की बात आप कर लो। तो ये दोस्तों मैंने आपको डिटेल तरीके से बताई वेलफेयर स्टेट की थ्योरी इस लेक्चर के अंदर। अगले लेक्चर के अंदर मैं आपको बता दूंगा जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस एंड न्यू लिबरल थ्योरी। और उसके बाद ये छोटा सा ये पैराग्राफ है दो, इसको वाइंड अप करके फिर हम चलेंगे अगले टॉपिक की तरफ, अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। लेकिन जितना टाइम अभी हमने यहाँ पर लगाया, अब उतना टाइम हमें इस चैप्टर में कहीं पर भी नहीं लगने वाला है, इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। बिकॉज चाहता तो मैं शॉर्ट में जो लिखा हुआ है यहीं पर वाइंड अप कर देता, आगे चलकर फिर दोबारा से मुझे जब ये इनका नाम आता तो डिटेल में मैं आपको बता देता, लेकिन डिटेल में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि बीच बीच में जब इनके नाम आते रहेंगे तो जस्ट मैं आपको एक हिंट दिया करूंगा कि याद करो मैंने सोशलिज्म मार्क्सिज्म के बारे में हमने बात करी थी, याद करो हमने बात करी थी डायलेक्टिक मेटलिज्म ऑफ कार्ल मार्क्स के बारे में, फॉल्स कॉन्शियसनेस का उसका आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट। तो आपको ये सारी चीज़ें याद आ जाएंगी। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।